वसीम साहब, मैं आपको एक मिनट रोक के मैं अजय शुक्ला साहब से एक रिएक्शन ले लूं, क्योंकि अजय शुक्ला साहब उसका पॉलिटिकल पक्ष भी थे हम, और इत्तेफाक से मैंने उसका जिक्र भी किया था कि अजय जी मेरे ऑफिस में थे, और जो हुआ था वहां, मतलब जिस तरह से लोग मारे गए थे, ये इमोशनल हो गए थे। उन्होंने कहा था भाई बच्चे तो किसी के घर के हो सकते हैं, हमारे घर के आपके घर के हो सकते हैं। अजय भाई, मैं एक दो चीजें समझना चाह रहा हूँ। देखिए, ऐसा है ना कि अब मेरे इसमें भी कुछ लोग घुस गए हैं और उसको कितना जस्टिफाई कर रहे हैं, क्यों भीड़ ने पत्थर मारा है। देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने एज अ सोसाइटी, हम लोगों ने और खास करके पॉलिटिकल पार्टीज के सरकार ने, और उसमें भी स्पेशली बीजेपी की सरकार ने, ये विश्वसनीयता खो दी है कि वो जो कहेगी वो करेगी। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि वहां पे कुछ चीजें समझनी हो। तो ये सब प्रोवोकेशन हुआ, उससे पहले वो वजू खाना जो वहां पे है उसका पानी खाली करवाए। अब आप जब अगर ये सब काम वहां कर रहे हैं, तो वहां के लोगों में, जैसा कहा जाता है कि वहां के लोगों को था कि ये जो टीम आई है, ये आज इसको कुछ खोदेगी भी, खुदाई भी करेगी, और इसमें कुछ भी, हालांकि बाद में कहा गया नहीं नहीं, इस तरह का हम कुछ नहीं कर रहे, इस तरह का हम कुछ नहीं कर रहे। पहली चीज ये है कि विश्वास इसलिए नहीं है कि इस बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में हलफ उठा के खुद ये कहा था कि बाबरी मस्जिद को कुछ नहीं होगा, और उनकी सरपरस्ती में बाबरी मस्जिद को गिराया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसने गिराया किसने, लेकिन आपके ऊपर कैसे कैसे विश्वास किया जाए, आपकी सरकार पे एक आम व्यक्ति कैसे विश्वास करे कि अगर आप कहते हैं कि हम प्रोटेक्शन करेंगे और उसके बाद अगर आप ये गिराते हैं, तो वो आम व्यक्ति वहां पे जो खड़ा है, उसको ना इसका ज्ञान है ना उसका ज्ञान है, वो तो भाई उसको उसको ये अगर लगेगा कि नहीं मेरे उससे होता है, तो वो मेरे हिसाब से सारी गैर कानूनी चीजें गलत है। लेकिन अगर वो वहां खड़ा होता है, तो खड़ा होना तो उसका, भाई उसमें मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात। ये बात मैं सिर्फ इसलिए आपसे कह रहा हूं कि अजय भाई, मैं एक सेंसिटिव बात पूछना चाह रहा हूं। आपको नहीं लगता है कि जो जज साहब आदित्य सिंह जी थे, वो जब एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट कर रहे थे, या तो कमेटी अपॉइंट करते, एक हिंदू का मस्जिद का सर्वे क्यों करवा रहे हैं? मैं बहुत बुनियादी सवाल उठा रहा हूं। कल के दिन किसी मंदिर का अगर सर्वे होना है और किसी मुस्लिम को एडवोकेट कमिश्नर बनाया जाए, हम और आप कैसे रिएक्ट करेंगे, हमारा समाज कैसे रिएक्ट करेगा? लेट अस बी ऑनेस्ट अबाउट इट। हम घुमा फिरा के बात नहीं कह रहा हूं, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम और आप नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? तो मैं दोनों चीजों से, अजय भाई, ये जो चीज थी, प्रोफेसर शमीम साहब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को एक ऑर्डर देना, अरे भाई ये कौन सा ऑर्डर? कानून कानून है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर क्या देगा? मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगा कि नहीं 303(2) में अब आप मर्डर मत करिए। अरे, देश में कानून है, देश का कानून कह रहा है कि जो वर्शिप एक्ट 1991 है वो लागू हो रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट बार बार क्यों कहेगा? ये हर उस व्यक्ति का, हर उस जज का, हर उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि उस कानून के रहते आपने ऑर्डर दिया कैसे। एक संस्था होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव जज एक होते हैं, उन्होंने आदित्य सिंह से क्यों नहीं पूछा कि तुमने अपना क्या ये ड्यूटी ठीक से निभाई? ये सामने दिख रहा है कि गलत हुआ है। मैं इस पे अजय भाई आपका ये करना चाह रहा हूं, और आज आप वहां किसी को जाने नहीं दे रहे हैं। आप कौन सा कर रहे हैं? कल वहां जुमे की नमाज थी, हमने मेटल डिटेक्टर लगा लिया और 800 लोगों को जाने दिया मेटल डिटेक्टर से। मतलब मैं सिर्फ कह रहा हूं, आप कौन सा आतंक, कौन सा खौफ, ये क्यों वातावरण बना रहे हैं? क्यों नहीं चीजें ईज ऑफ होने दे रहा है? क्यों नहीं सरकार पहल कर रही कि और ऑल पार्टी के लोग चलेंगे? चलो सब लोग चलो, जितने लोग हैं वहां चले और लोगों से मिले और उनके बीच भाईचारे की बात करें। मैं इस पे अजय भाई कर रहा हूं कि एज अ वो, ये कैसे माहौल ठीक होगा संभल का, या चीजें ऐसे ही चलेगी? अजय भाई। देखिए आनंद जी, मैं उस पर बात करूं उसके पहले मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक जस्टिस जितेंद्र चौहान है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के सीनियर जस्टिस थे और दलित समुदाय से आते हैं। वो चंडीगढ़ की बिजली प्रॉफिट में है, उसके बावजूद नरेंद्र मोदी सरकार ने यहां के बिजली को अडानी के हाथ सौंपने का फैसला कर लिया। उनकी एक सेल कंपनी को बेचने का फैसला हो गया। तमाम सारे वो हुए, बिजली विभाग के कर्मचारी गए कि सरकार ने जो नीति बनाई थी उसमें बनाया था जो सिक यूनिट्स है या उनको है उन पर ये किया जाएगा, ना कि इन्हें किया जाएगा। बहरहाल जज साहब ने, अब चूंकि सारा ऑर्डर हो चुका था, सब कुछ हो चुका था, कोई कारण नहीं था कि वो करें। जज साहब ने उसे सुना और सुनने के बाद में कहा कि नहीं,
इसे नहीं होना चाहिए क्योंकि ये जनहित के खिलाफ, और उन्होंने स्टे कर दिया। उसके खिलाफ मोदी सरकार जैसा है वो चली गई सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर, वो जो स्टे ऑर्डर था जज साहब का, वो हटा दिया और कहा कि आप टेंडर कीजिए। जब ये हो गया, कोविड आ चुका था, फिर लोग परेशान अब घूम रहे थे। गए तो जज साहब के पास, तो जज साहब ने कहा अब इसमें क्या करें, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। बहरहाल उन्होंने कहा आप फाइल कीजिए, और केस फाइल हुआ, उनके पास आया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आदेश होते हुए भी फिर से स्टे कर दिया और कहा यह गलत है, और उसमें उन्होंने कोट किया कि क्यों स्टे मैं कर रहा हूं, दोबारा कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत कर रहा हूं। और ये अभी 2024 तक उनका 2020 में लगाया गया स्टे लागू था। बहरहाल मोदी जीत गए, सरकार फिर आ गई, और सुप्रीम कोर्ट से चंद्रचूड़ के यहां से क्या आदेश आना था ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो भगवान से पूछ के फैसले करते हैं। जज साहब रिटायर हो चुके हैं, जस्टिस जितेंद्र चौहान। अब वही वो कहते हैं कि फिट केस था कि जिस पर लड़ा जा सकता था, लेकिन लड़ेगा तब ना जब कोई सुनने वाला होगा। तो आपने जो कहा मैंने इसलिए बताया कि उदाहरण दे के बता रहा हूं। अब आता हूं मैं सीधे उस केस पे कि आदित्य सिंह ने जो ऑर्डर पास किया, वो ऑर्डर उन्हें पास करने का राइट ही नहीं था। आप सर्वे किस ग्राउंड पे करा रहे, सर्वे भी कराने के लिए। चलिए, ज्ञान व्यापी पे जब आया केस तो इत्तेफाक से वहां डिस्ट्रिक्ट जज उमेश शर्मा थे, मेरे दोस्त थे, अब मोदी जी की कृपा से हाई कोर्ट के जस्टिस हो चुके हैं। तो उमेश शर्मा की कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, और वो कर लिया। उन्होंने जो ग्राउंड दिया एक्सेप्ट करने का उसको देखिए। उन्होंने कहा कि इस बात के ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद हैं। सच्चाई यह है कि कुछ चीजें ऐसी मौजूद हैं जिनके आधार पर यह कहा जाता है कि वहां पर कुछ तोड़फोड़ हुई थी। किसने करी थी नहीं करी थी मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, उसके तथ्य मौजूद। लेकिन संभल की मस्जिद के एक भी तथ्य मौजूद नहीं है। कोई एक, कभी कुछ, जिस व्यक्ति को खुद कुछ पता नहीं है इतिहास भूगोल का, वो व्यक्ति एक आधी अधूरी किताब लिख देगा और उस आधार पे आप क्लेम करने लगेंगे। पहले क्या होता था, पहले कुएं होते थे तो कहीं के भी कुएं, मंदिर के बगल का कुआं हो या मस्जिद का के उधर का कुआं हो, तो कुआं सबको यूज करने, जो आसपास के लोग रहते थे। और हम लोगों के यहाँ कुआं पूजन का एक विधान है, और उसके तहत कहीं पे भी जाके करते थे। ये कोई नई चीज नहीं थी। तो अब जैसे मैं अपने गांव का ही बताऊं, ये गांव में हमारे 2-3 कुएं थे, जिसको जिधर सुविधा लगती थी उधर के कुएं में पूछता था, इससे कह दो नहीं ये उनका कुआं हो गया। ऐसा नहीं हो। अजय भाई, एक ये सिद्दीकी साहब, आप ईवीएम हटाओ बार बार स्पैम करेंगे तो मैं आपको बैन कर दूंगा। ये आप कम से कम 100 बार लिख चुके हैं। आप सारी बाकी लोगों के का भी थोड़ा ख्याल रखिए, उनको भी थोड़ा इज्जत दीजिए। माफ कीजिएगा अजय भाई, चलिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारे यहाँ समरसता का माहौल होता था, ये नफरत का माहौल नहीं होता था। और मैं प्रोफेसर साहब एक चीज कहूंगा, करेक्ट कीजिए, राम मंदिर या बाबरी मस्जिद का जो विवाद है वो कोई 400 साल या 300 साल पुराना विवाद नहीं है। उस विवाद का जन्म अंग्रेजों के समय में शुरुआत होती है, और उसके बाद में मेन जो होता है वो तभी होता है जब देश आजाद हो जाता है और अचानक वो संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति वहां कलेक्टर होता है। उस समय में एक सिपाही जो ख्वाब देखता है कि हाँ हमें भगवान ने आके बताया और दिव्य रोशनी पैदा हुई, और यहां पर जो है ये बाल रूप में भगवान प्रकट हो गए और बोले कि इसी जगह हमारा जन्म हुआ था। तो साहब उस कहानी से पैदा होता है। तो वो एफआईआर पढ़ लीजिए,
कोतवाली में दर्ज है। स्वाभाविक सी बात है, मैं ये कह रहा हूं, आप आबादी देख लीजिए, जो कहानी बताई जाती है ये तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में मौजूद है। यदि आप आबादी देखेंगे, जब 1556 की आप बात करते हैं, तो पहली बात, हुजूर 1556 की जब आप बात कर रहे हैं, बाबर भी मर चुका था, बाबर का बेटा हुमायूं भी मर चुका था। कहते हैं बाबर ने तोड़वा दी, तो पहले इन लोगों से कह दीजिए प्लीज, यही पढ़ लीजिए कि बाबर ने तोड़वाई कि हुमायूं ने तोड़वाई कि वो 6 साल के अकबर ने तोड़वाई, किसने तोड़वाई पता नहीं है। मतलब खुद को कुछ नहीं पता है, यह अपने आप में इतिहास। और फिर इस बात का सर्वे कराइए कि जितने मंदिर अयोध्या में पुराने बने हुए हैं, वो किस काल में बने। वो एक एक मंदिर मुगल काल में बना है, किसी और काल में नहीं बना है। यानी मुगलिया सल्तनत ने आपको इतनी छूट दी थी कि आप मंदिर बना सको। तो इससे आप समझिए, जो ये नफरत फैलाने का काम किया जाता है, ये यहां से। अब आता हूं उसी सवाल पे कि आदित्य सिंह ने कर दिया एक तरफ। अरे भाई, एक तरफा तो तब किया जाता है जब आपने कई नोटिस दिए हो, कोई जवाब देने ना आया हो, दूसरा पक्ष भी है। ऐसा तो है नहीं कि नहीं है। तो आपने एक मुझ में बस कुछ नहीं, सर्वे करो। क्यों करो भाई, पहले आप दूसरे पक्ष को भी सुनिए। पहली तो ये गलती, ये पूरी तरीके से असंवैधानिक आदेश था, कानून के विपरीत था, नंबर 1। नंबर 2, जब आप सर्वे करा रहे हैं, तो सर्वे जिस भी समुदाय है उसको कर रहे हैं, तो कम से कम 2 एडवोकेट कमिश्नर होने चाहिए थे दोनों संप्रदाय से। आपने वो भी नहीं रखे, क्योंकि यह सांप्रदायिक मामला था। यह सामान्य मामला नहीं था कि किसी के मकान का हो, दुकान का हो। जहां सांप्रदायिक मामला है, सद्भाव और उससे जुड़ा हुआ है, वहां आपको यह अपनाना पड़ेगा। यह प्रक्रिया में आपने वह नहीं अपनाया। आपने चंद घंटे में आदेश भी दे दिया, जांच भी हो गई, रिपोर्ट भी सबमिट हो गई। गजब की तत्परता, इतनी अच्छी हमारे देश में कोर्ट्स और तमाम संस्थाएं काम करने लगी हैं, तो निश्चित रूप से मैं सैल्यूट करता हूं। इस देश के अंदर एक भी मुकदमा पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। फिर तो हमें लगता है किसी अदालत में कोई मुकदमा पेंडिंग होगा नहीं। अब आप इससे समझिए कि यह असल में न्याय नहीं था, यह असल में अन्याय करने के लिए एक रची गई स्क्रिप्ट के तहत दिया गया आदेश था अदालत का। यह आदेश था सरकार का, यह आदेश था स्थानीय प्रशासन का, और यह आदेश था उस आरएसएस का, बीजेपी का, जो इस देश के अंदर नफरत पैदा करना चाहते। मैं बड़ी ईमानदारी से कहता हूं, मैं संभल के लोगों को सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने 2-4 पुलिस वालों को मार नहीं गिराया। कसम खा के कहता हूं, मेरे यदि हुआ होता तो जब तक मैं 2-4 कम से कम मार ना लेता, मैं तो नहीं बैठता। सीधी सी बात, मेरा भाई मारा जाएगा, मेरे परिवार का मारा जाएगा, मैं चुप चूड़ियां पहन के नहीं बैठूंगा। और मैं ये सीधे आके भी नहीं करूंगा, मैं घुस के मारूंगा। तो मैं ये अपनी भावना व्यक्त कर रहा हूं, ये कहीं आपके उससे नहीं लेना देना है। तो मैं ये सीधी सी बात कह रहा हूं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने सौहार्द का परिचय दिया है। लेकिन असल में उत्तर प्रदेश की पुलिस कातिल है, उसने कत्ल किया है और सरेआम किया है, ब्रूटल मर्डर किया है, निर्दोष लोगों को मारा है। और मेरा मानना है, ऐसे लोगों को नजीर पे सजा देनी चाहिए, ऐसी सजा देनी चाहिए कि भविष्य में कोई सोच न सके। अजय भाई, एक तो मैं अपने बैक ऑफिस से कह दूं कि भाई ये कोई कह रहा आजाद परिंदा नाम के किसी को हम लोगों ने ब्लॉक किया था, उनको अनब्लॉक कर दीजिए। लेकिन मैं सिर्फ ब्लॉक तब करता हूं जब आप मेरे जो गेस्ट आते हैं उनको आप गाली देते हैं या आप अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, बाकी मैं आपको ब्लॉक नहीं करता हूं। राजीव शर्मा जी का अजय शुक्ला साहब एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है।
उनका कहना है कि एक बुनियादी भौतिकी का नियम है कि क्या आप घड़ी को पीछे कर सकते हैं, क्या आप ऐतिहासिक गलतियों को सुधार सकते हैं। गलती जो पास्ट में हुई हुई, अच्छा था बुरा था उस समय क्या था, उस पे आज, और इसीलिए वो वर्शिप एक्ट 1991 आया था कि आप पुराने उसको करेंगे तो ये तो कुछ नहीं रह पाएंगे, हम और आप नहीं रह पाएंगे भाई। किसने क्या किया था, किसने क्या नहीं किया था, किसने वो किया था, कौन वो कहा था। तो इस पे कहीं ना कहीं ये तो अल्टीमेटली लीडरशिप को ही इसमें आगे आना होगा, ये हमारे आपका के बस की बात नहीं है। इसमें कोई उम्मीद आप देखते हैं, और वो अडानी की बात भी जरा एक छोटा सा कर दीजिएगा। ये बहुत से लोगों का मानना है कि अडानी के चक्कर में ये लोगों को कटवा रहे हैं, और ये कटवाते रहेंगे क्योंकि जब तक वो अडानी का मामला चलता रहेगा, ये उस पे न पार्लियामेंट में बहस होने देंगे, न उसके बाहर उसकी कोई बात हो, और लोगों, हम और आप दूसरी चीजों में उलझे रहें, और वो बड़ी उलझन करेंगे जिससे लोग, अभी कितने लोग और इस पे शहीद होंगे, शहादत देंगे, नहीं मालूम। अजय भाई। देखिए आनंद भाई, हम लोग पढ़ा करते थे तो एक वो पढ़ाया जाता था, गड़े मुर्दे उखाड़ना। तो सब कहा जाता था कि गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, इससे क्या नुकसान होते हैं, क्या है। यदि हम ये कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद को मत करिए, तो मैं इसके भी पक्ष में हूं कि आप बौद्ध जैन कोई भी बात मत कीजिए, जो जैसा है रहिए, आप भी खुशी से रहिए, हम भी खुशी से रहेंगे। आप हमारे साथ यदि आना चाहें, हमारे काम में मदद करना चाहें तो बहुत अच्छा है, मैं आपके में करना चाहूं तो बहुत अच्छा है, नहीं करना चाहें तो दोनों सेपरेट रहें। दो भाई होते हैं, बट जाते हैं, अलग अलग रह लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है कि हर एक को अपने अपने ढंग से जीने की पूरी आजादी के साथ जीने दीजिए, और मस्ती से जीने दीजिए उसको। आप भी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, वो भी रहे। यह सोच डेवलप होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। दूसरा, मैं एक उदाहरण खुद का दूंगा। मैं जिन दिनों लखनऊ में क्राइम रिपोर्टिंग किया करता था, उन दिनों कुछ पुलिस अफसरों से मेरी लड़ाई हो गई। लड़ाई होने का नतीजा ये हुआ कि कुछ दिनों बाद में एक कोई व्यक्ति की कहीं पे लाश पाई गई थी रायबरेली जिले में। तो उन्होंने जोड़ा कि जो यहां से ये बंदा लापता हुआ था, वो व्यक्ति वहां पर, ये उसकी लाश है, और इसको ऐसे 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 करके अजय शुक्ला एंड उनके ये साथी आती, इन लोगों ने मार के डाल दिया। और ये एक कहानी, एक कोई व्यक्ति का अचानक कॉन्शियस जागा कि मैंने देखा था इतने महीने पहले, 6 महीने पहले, कि वहां इन्होंने ऐसा ऐसा किया था, और मैं इतने दिन उनके डर के कारण नहीं बोला, लेकिन अब जो है मेरा डर खत्म हो गया है, मैं बता रहा हूं। तो पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। मैंने कहा कि यार देखो, इस तरह का काम मत करो, नहीं तो कल के दिन उचित नहीं होगा। मैंने पुलिस के उस अफसर को समझाया, SHO को समझाया। मैंने कहा यार तुम फ्री का पंगा ले रहे हो, उससे हमारी लड़ाई हम दोनों निपट लेंगे, तुम्हें दबाव डालना है तो तुम कह दो। बहरहाल कोई बात नहीं, उन्होंने दर्ज कर लिया। करके सब जब कर लिया तो हमने कहा ठीक है, कर लिया यार, तुमने अपना काम कर लिया। सच बता रहा हूं आपके चैनल पे, CJM कोर्ट में आए, कोर्ट के भीतर CO को और इंस्पेक्टर को दौड़ा दौड़ा के मारा। इंस्पेक्टर की हाथ फूट गई और उसका वो हो गया, दर्ज हो गई FIR। 1 दर्जन मुकदमे दर्ज कर दिए गए। दर्ज कर दो, हम कौन डर रहे हैं। बहरहाल मैं तो कोर्ट से ऑर्डर कराया, मेडिकल उस पे वो किया, वो करके मैंने सरेंडर किया, सीधे मेडिकल कॉलेज पहुंच गया। मैंने कहा ठीक है भैया, बीमार हूं। जब तक कस्टडी पीरियड रहा बीमार रहा। उसके बाद आ गया। आने के बाद में मैं अकेले गया SHO के पास। मैंने कहा, वो डर गया। मैंने कहा नहीं, आज मैं रिवॉल्वर भी नहीं लगाया हूं, अकेले आया हूं इस समझाने। और बड़े प्यार से मैंने उसे समझाया, साहब उस केस में जिसमें उसे मारा था, उस केस में कोर्ट उसे बुलाती रही, उसकी सैलरी अटैच करने का ऑर्डर किया कि एविडेंस के लिए आओ। उसने कहा ऐसी की तैसी में जाए, मैं कोई गवाही देने नहीं जाऊंगा। नहीं गया, केस से मैं बरी हो गया। ये इसलिए बता रहा हूं कि आप एक बार जवाब देना तो शुरू कीजिए। देखिए यही पुलिस वाले गलत करने से खुद डरने लगेंगे। और उसके बाद ये स्थिति हुई थी
फिर किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की। तो मैं ये उदाहरण इसलिए बता रहा हूं कि ये जान लीजिए, 1 दर्जन मुकदमे झेले मैंने, और मैंने यूं चुटकी बजा कहा था 4 महीने में सारे मुकदमे उड़ा दूंगा। खुद अपना काला कोट पहना, खुद वकालत की, खुद पूरा ट्रायल किया, और साहब 4 महीने कहा था, 4 महीने में सारे मुकदमे खत्म कर। ठीक है अजय भाई। तो मैं अजय ये भाई, उदाहरण बता रहा हूं एक। बहरहाल चलिए, मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि लोग समझ ले। अब आता हूं उस मुद्दे पे। कंक्लूड करिए जी। हाँ, मैं वही कर रहा हूं कि असल में अडानी चोर है, उसकी चोरी छिपाने के लिए, और चोर नहीं है वो, खुद चोर नहीं है, चोर तो असल में हमारे देश का प्रधानमंत्री है। उसके लिए चेहरा एक चाहिए है चोरी का, तो वो अडानी है वो चेहरा। तो नरेंद्र मोदी जो चोरी कर रहा है, उस चोरी का एक चेहरा है गौतम अडानी। उसके जरिए चीज रन की जाती है, उसका एक परसेंटेज है। उसके भाई, उसके भतीजे, उसके वो जगह जगह बेचारे धक्का खाते हुए वो काम करते हैं उसके लिए। और उस फंड का जो पूरा मैनेज है, वो सब जो है बैठ के पीएमओ से होता है, और वहां से सारा खेल चलता है। तो साहब कैसे जांच होगी, कैसे बात होगी, कैसे उसका नाम लेंगे? तो उसे जब जब वो मुद्दा उठता है, जब जब इतिहास देख लीजिए, तब तब ये कुछ ना कुछ इधर उधर के करते हैं कि हम उस पर बहस करने की बजाय आके कभी संभल पे करें, कभी अजमेर पे करें, कभी बदायूं पे करें, कभी अलीगढ़ पे करें, कभी मुजफ्फरनगर पे करें। साहब चौकीदार ही चोर है। अब यह भारत में नहीं, पूरी दुनिया में क्लियर हो चुका है। अमेरिका भी कह रहा है ये बात, केन्या भी कह रहा है ये बात, श्रीलंका भी कह रहा है ये बात, बांग्लादेश भी कह रहा है ये बात, चीन भी कह रहा है। तो चोर असल में चौकीदार है जी, इसे छिपाने के लिए खेल।